वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आ चुका है। कब एग्जाम में आया था यहाँ पे लिखा है यूपीएससी आईएएस 1999 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 4 रेजिस्टेंसेस 80 ओहम, 50 ओहम, 25 ओहम एंड R ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। Current through 25 ohm resistance is 4 ampere. Total current of the supply is 10 ampere. The value of R will be। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक करेक्ट है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। हम आपको इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन बनेगा। एग्जाम में भी जब आप इस टाइप के क्वेश्चन जब आप फेस करते हैं तो आप रफली थोड़ा सा सॉल्व करके आप इसको कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। तो देखो हम आपको यहाँ रफली पहले बता देते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम नहीं दिया है, सर्किट के थ्रू अगर आपको समझाएंगे तो ज्यादा बेटरली समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस हैं, चारों कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ लिखा है, देखो कनेक्टेड इन पैरेलल है। तो चलो अगर हम सर्किट अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये देखो, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस, चारों को हमने यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट किया है। ये देखिए इस तरह से सर्किट हो रहा है। और अब यहाँ पे वैल्यू अगर पुटअप करेंगे, ये 80 ओम का रेजिस्टेंस, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस, ये 25 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है R, ठीक है। और आगे लिखा है टोटल करंट ऑफ द सप्लाई इज 10 एम्पियर। टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर दिया है। इसका मतलब यहां पे अगर हम करंट सोर्स ले और अगर सर्किट कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये देखो यहां से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का करंट, यहां से टोटल करंट फ्लो हो रहा है। ये देखिए सर्किट कुछ ऐसा हम इसको बना सकते हैं, है ना, ऐसा सर्किट हो सकता है। कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, पूरे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या है वो नहीं पता, लेकिन टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें पता है। तो सर्किट कुछ ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा था, देखो यहाँ लिखा है करंट थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस इज 4 एम्पियर। 25 ओम रेजिस्टेंस में से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 25 ओम रेजिस्टेंस मतलब ये वाला, देखो ये 25 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना है, तो ये यहाँ से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। बस एक रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ R विल बी। ये रेजिस्टेंस R का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया जो दिया था। अब देखो ये R का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 4 में से कोई एक करेक्ट आंसर है, कैसे इसका आंसर निकालते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्वेश्चन जब आप फेस कर रहे हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये सीरीज पैरेलल सर्किट, ओम्स लॉ, है ना, करंट डिवीजन रूल, ये टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको रेजिस्टेंस R का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो R फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। देखो प्लानिंग किस तरह से करना, क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या चाहिए वो आप पहले ध्यान में रखो और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अगर आपको रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना है तो R फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, R इक्वल टू V बाय R, V बाय I। ये देखो ये फार्मूला है R फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको ये रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज पता होना चाहिए और इसमें से फ्लो होने वाला करंट पता होना चाहिए। अभी इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें नहीं पता और इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी हमें नहीं पता, मतलब ये दोनों चीजें हमें निकालना पड़ेगा तभी हमें R मिलने वाला है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चारों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। अगर ये चारों पैरेलल में है तो हमेशा ध्यान में रखो पैरेलल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस का वोल्टेज हमेशा सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। ये चारों के चारों पैरेलल में है, इसका मतलब चारों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा। जो वोल्टेज 80 के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज 50, वही वोल्टेज 25, वही वोल्टेज R के अक्रॉस का भी होगा। सभी के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा, लेकिन सभी में से फ्लो होने वाला करंट अलग अलग होगा, ठीक है। अगर हमें सभी में से फ्लो होने वाला करंट शो करना है तो इसमें हम करंट ले लेंगे चलो I1, इसमें हम करंट ले लेंगे चलो I2। चलो ये करंट जो फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का उसको हम मान लेंगे I3, ठीक है। और R में से फ्लो हो रहा है मान लो I4। देखो चारों करंट्स हमने ले लिए I1, I2, I3, I4। I3 का वैल्यू पता है 4 एम्पियर, है ना, यहाँ पे हम लिख भी लेंगे I3 हमें पता है, I3 कितना है 4 एम्पियर। और हमें टोटल करंट भी पता है, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, मतलब टोटल करंट IT ये भी हमें पता है, दैट इज 10 एम्पियर।
टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 25 ओहम रेजिस्टेंस और उसमें से फ्लो होने वाले करंट का यूज करेंगे। ये 25 ओहम रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है और इसमें से फ्लो होने वाला करंट उसका वैल्यू अगर पता है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना आसान है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा, आपको पता है वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला, वोल्टेज अक्रॉस 25 ओहम, देखो हम यहां लिख ले V बेस में 25 ओहम, यानी वोल्टेज अक्रॉस 25 ओहम, दैट इज वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला V इक्वल टू IR, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओहम इंटू R। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओहम है 4 और 25 ओहम का रेजिस्टेंस दैट इज 25। सो 4 इंटू 25 करो तो ये हो गया 100 वोल्ट। इसका मतलब 25 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज है, 25 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज है यहाँ पे 100 वोल्ट, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, वोल्टेज आपको पता चल गया। और हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, चारों पैरेलल में है, मतलब चारों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा। तो 25 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है तो चारों के अक्रॉस का वोल्टेज भी 100 वोल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर V ऑफ 80 ओहम इक्वल टू V ऑफ 50 ओहम इक्वल टू V ऑफ R इक्वल टू V ऑफ 25 ओहम इक्वल टू 100 वोल्ट। हमने चारों के अक्रॉस का वोल्टेज यहाँ पे मेंशन कर लिए, चारों पैरेलल में है इसलिए चारों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम है, इसलिए ये हमने आपको बताया इस तरह से। ठीक है, चलो चारों के अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया। अब चारों में से फ्लो होने वाला करंट, हमें सभी में से फ्लो होने वाला करंट चाहिए क्या, सबसे इंपॉर्टेंट हमें R चाहिए। तो R में से फ्लो होने वाला करंट चाहिए। R के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, तो R के अक्रॉस का वोल्टेज है 100, हमें ये पता चल चुका है। हमें वोल्टेज V का वैल्यू पता चल गया है, वोल्टेज V का वैल्यू है 100 वोल्ट, पता चल गया। V का वैल्यू 100 है, बस I हमें नहीं पता। अगर हमें I पता चल जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू R अगर हमें पता चल गया तो फिर हम R निकाल सकते हैं। तो अगर आपको R में से फ्लो होने वाला करंट चाहिए तो क्या करो, ये I1 I2 पहले फाइंड आउट करो। अगर आपने I1 I2 फाइंड आउट कर लिए तो I4 फाइंड आउट करना आसान है। अब I1 कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा ध्यान से देखो। अगर आपको I1 फाइंड आउट करना है तो I1 फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ का यूज करो। I1 यानी 80 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 80 के अक्रॉस का वोल्टेज जो कि है 100 और 80 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे, 100 बाय 80 कर लो तो आपको I1 मिल जाएगा। अब देखो I1 और I2 का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो 100 बाय 80 करेंगे तो ये आएगा 1.25 एम्पियर। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे I1 मिल गया 80 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट। बिल्कुल इसी तरह से 50 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करो। I2 50 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज जो कि 100 है डिवाइडेड बाय 50, 100 बाय 50 करो तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। सो करंट I2 हमें मिल गया, यानी 50 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस है, 4 में से 3 रेजिस्टेंसेस में से फ्लो होने वाला करंट पता चल गया। I1 पता चल गया, I2 पता चल गया, I3 ऑलरेडी पता है। बस ये लास्ट रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें नहीं पता, वो हमें बस निकालना है ताकि R मिले। तो वो निकालना कैसे, देखो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम द सर्किट। इतना तो आपको पता है, अभी हमने कहा था स्टार्टिंग में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट डिवाइड होता है। ये चारों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम है लेकिन चारों में से फ्लो होने वाला करंट अलग अलग है क्योंकि चारों पैरेलल में है। जो टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है, देखो जो टोटल करंट ये फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, ये टोटल करंट 10 एम्पियर यहां से आगे आएगा, ये 10 एम्पियर यहां पे आ रहा है और यहां पे डिवाइड हो रहा है 4 पार्ट में। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम द सर्किट कि टोटल करंट IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं। तो ऐसे में हमें I4 चाहिए, तो अगर I4 चाहिए तो क्या करो, I1 I2 I3 को इधर शिफ्ट करो। तो ये हम यहां लिख लेंगे IT माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, मतलब हम यहां लिख लेंगे 10 माइनस 1.25 माइनस 2 माइनस 4। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, इतना आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, स्टूडेंट्स प्लानिंग करके सॉल्व नहीं करते, थोड़ा सा प्लानिंग किया करो और सॉल्व किया करो, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है सॉल्व करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये देखो हमने यहाँ पे टोटल करंट IT है 10, I1 है 1.25, I2 है 2 ये जो निकाले, I3 4 है जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बस यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट कर लो तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो तो ये 10 माइनस 1.25 माइनस 2 माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा 2.75 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें इनडायरेक्टली I4 मिल चुका है।
I4 यानी करंट फ्लोइंग थ्रू आर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आर में से 2.75 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब हमें ये आई पता चल गया। तो हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको ये कहा था कि अगर आपको आर फाइंड आउट करना है तो V बाय आई करना पड़ेगा। V वोल्टेज अक्रॉस आर है 100, जो हमने पहले ही निकाले हैं, ये यहाँ पे मेंशन किए थे। ये देखो वोल्टेज अक्रॉस आर है 100 और अभी हमने करंट फ्लोइंग थ्रू आर 2.75 फाइंड आउट कर लिए हैं। और अब फाइनली अब हम आर निकाल सकते हैं। तो चलो अब ये आर का फार्मूला लिख लेंगे। सो देयरफॉर आर इक्वल टू V बाय आई। तो V है 100 बाय 2.75। तो अगर हम इसको सॉल्व करें सो देयरफॉर आर अभी हम जल्दी से इसमें निकाल लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 2.75। तो ये आ चुका है 36.36 ओहम। तो फाइनली हमें आर मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये जो पूछा है, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर विल बी। तो आर का वैल्यू हमें पता चल चुका है। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर 36.36 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये फाइनली हमने आपको रिजल्ट बता दिए विथ फुल एक्सप्लेनेशन, और इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने यहाँ कंप्लीट करे। आई होप आपको ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किए, किस तरह से प्लानिंग किए, क्या फार्मूला अप्लाई किए, किस तरह से सर्किट बनाए, और ये जो स्टेप्स के थ्रू हमने आपको सॉल्व करके बताया, ये सब आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में जब आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और जब आप इसको सॉल्व करके देख ले, रफली जब आप सॉल्व करके देख रहे हैं, तो पहले प्लानिंग करो कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप सर्किट बना के ऐसा आप चेक करके देख सकते हैं और आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट मिला है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी। तो सर्किट के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि करंट आई हमें फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और इसके लिए जो आंसर्स 4 ऑप्शंस है वो यहाँ पे दिए हैं। देखो एक ऑप्शन कोई एक करेक्ट है वो हमें चूज करना है। ऑप्शन ए है 1/2 एम्पियर, ऑप्शन बी है 1 एम्पियर, ऑप्शन सी है 2 एम्पियर एंड लास्ट है 4 एम्पियर। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। इसरो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसरो की जो एग्जाम होती है 2006 में ये आ चुका है। चलो देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे तो आप इसको अच्छे से इसको समझ लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्किट को समझना। कई स्टूडेंट जो है वो सर्किट को देख के कंफ्यूज होते हैं और जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ये सर्किट को ऐसा बनाया है, जबकि प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। सिंपल सर्किट को कॉम्प्लेक्स करके यहां पे दिया है कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के। देखो क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें आई फाइंड आउट करना है, करंट आई यानी टोटल करंट आई फाइंड आउट करना है, ये कंफर्म है। अगर आपको टोटल करंट आई फाइंड आउट करना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? अगर आपको आई फाइंड आउट करना है तो फार्मूला होता है आई इक्वल टू V बाय आर। और अगर आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। अब टोटल वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता है। देखो पूरे सर्किट के अक्रॉस का वोल्टेज है 2 वोल्ट, यानी टोटल वोल्टेज हमें पता है। यहां पे हम लिख लेंगे 2 वोल्ट। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है कि नहीं? ये टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। हमें बस टोटल रेजिस्टेंस यहां से फाइंड आउट करना है। एक बार हम यहां पे V बाय आर कर ले, वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस कर ले, तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा और हमें ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर्किट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, जैसा हमने कहा, जानबूझ के ट्विस्ट करके कंफ्यूज करने के लिए सर्किट को ऐसा बनाया है। जबकि अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करोगे तो ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। कोई कहेगा कि सर सीरीज में है, नहीं, सीरीज में नहीं है। ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में नहीं है क्योंकि हर रेजिस्टेंस के बीच में नोड दिया है। देखो यहां पे नोड है, यहां भी नोड है, नोड है, यहां भी नोड है। नोड क्या होता है? नोड यानी जंक्शन पॉइंट, जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है, ऐसे पॉइंट को उसको नोड कहते हैं, जंक्शन पॉइंट। तो यहां पे हर रेजिस्टेंस के बीच में नोड है। इट मींस ये सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज में नहीं है। एक्चुअली ये सभी रेजिस्टेंसेस 333 ओहम के 3 रेजिस्टेंसेस है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। अब आप कहोगे कैसे पैरेलल में है? चलो पैरेलल समझाने के लिए आपको इसको रीड्रॉ करा के बताते हैं। जब तक आप ये सर्किट को रीड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे पैरेलल में है। देखो कैसे यहां पे हम रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करना ही सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। देखो रीड्रॉ करना कैसे, कई स्टूडेंट्स को रीड्रॉ करते समय तकलीफ होती है, मतलब उनको नहीं समझ में आता है कि कैसे रीड्रॉ किया जाता है। रीड्रॉ करना मतलब क्या करना? सर्किट को दूसरे तरीके से
ड्रॉ करना। तो देखो हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं। सबसे पहले तो एक काम करेंगे, अगर सर्किट को रीड्रॉ करना है तो यहाँ पे जितने भी नोड है ना, सभी नोड को नाम दे दो। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये है नोड ए मान लो, यहाँ पे ये है नोड बी मान लो, ये है नोड सी, और मान लो ये है नोड डी। 4 नोड हो गए। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी चारों नोड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है ना। हम एक काम करेंगे, इसको ऊपर नीचे करेंगे। देखो कैसे यहाँ पे रीड्रॉ होता है, समझना है बस आपको रीड्रॉ कैसे हो रहा है। उसके बाद आंसर निकालना तो बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको रीड्रॉ समझ में आ गया तो देखो सबसे पहले ये ए और बी के बीच में 3 ओम है, तो हम देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दो। यहाँ पे हम लिख लेंगे रीड्रॉ द सर्किट। तो देखो सर्किट को हम यहां रीड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी, ये देखो सर्किट में ए बी, यहां पे ए, ठीक है, यहां है नोड ए और यहां है नोड बी। नोड ए और बी के बीच में है 3 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो नोड ए और बी हो गया। अब ये जो नोड है ना बीसी, अब ये नोड बीसी को ऐसे वर्टिकली ऐसे ऊपर करो। बीसी नोड को ऐसे वर्टिकली ऊपर करके ऐसे करो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो देखो यहां पे किस तरह से हम बना रहे हैं, जरा ध्यान दो। यहां पे ये देखिए हम इसको ऐसे बना देंगे। देखो सर्किट को हम जिस तरह से रीड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह से रीड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। आप अपने हिसाब से भी रीड्रॉ करो तो चलता है। अलग अलग वे से आप रीड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे बना रहे तो आप भी वैसे ही बनाओ। आप कोई भी वे से ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो बी के बाद क्या है, सी है। बी के बाद सी है, तो ये देखो ये बी है। बी के बाद ये रेजिस्टेंस और यहां लगा दो सी, ये देखिए, ठीक है। और ये भी कितना है, 3 ओम। समझा क्या आपको? ए बी एज इट इज रखे, बी सी जो ऐसा हॉरिजॉन्टल है उसको हमने यहां से ऐसे उठा के इस तरह से करे। मतलब देखो ऐसा था ना, ऐसे उठा के हमने ऐसा करे, ये देखो है ना। बी इधर है तो सी इधर गया। अब देखो यहां पे ए और सी देखो कनेक्ट किया है। देखो ए से सी यहां पे लिंक है, एक ब्रांच है ए टू सी। तो ये देखो ये ए है, सी है, ए और सी को ज्वाइन करो। ये देखो हमने किए। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे ड्रॉ कर रहे? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी के आगे, देखो सी के आगे क्या है, रेजिस्टेंस है और इधर डी है। सी के आगे 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर डी है सी के आगे। हाँ, तो ये देखो ये सी है, ये सी के आगे हम इधर बनाते हैं, यहां से हम ऊपर बनाते हैं। ये देखो सी के आगे इधर और ये रेजिस्टेंस और यहां देते हैं डी। ये देखिए, ये देखिए जैसा वहां है बिल्कुल उसी टाइप से हम यहां पे रीड्रॉ करके अलग वे से ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो सी के आगे रेजिस्टेंस है और इधर डी है। तो हमने क्या किए, ये जो सीडी है, जो आपको सीडी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये सीडी उठा के हमने यहाँ पे ऊपर बना दी है। देखो इधर सी है और इधर डी है, यही सीडी। मतलब ए बी ब्रांच हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल ही है। सीडी ब्रांच हॉरिजॉन्टल था, तो यहां पे भी देखो सीडी ब्रांच, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल ही है। बस सी आप यहां लिखो या यहां लिखो, एक ही बात है। ये देखो इस तरह से, और यहां भी 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो यहां बी टू डी, देखो एक ब्रांच है बी टू डी ज्वाइंट है। तो यहां देखो ये बी है, ये बी है और ये डी है। तो बी टू डी आप डायरेक्टली ऐसा ज्वाइन करो। ये देखो हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है, हो गया। अब इधर का ब्रांच देखो कैसे निकालना। ए से निकला है, इधर का ब्रांच ए से निकला है और इधर का ब्रांच डी से निकला है। तो यहां डी है, यहां से निकालो ब्रांच, और इधर ए है, ए से निकालो। तो देखो कैसे होता है। ये देखो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। यस, देखो ए से निकालते हैं इधर एक ब्रांच और डी से निकालते हैं इधर एक ब्रांच। ये देखिए, ओके, यहां से इस तरह से, ये देखिए, समझे। अब ये डी से आपने जो निकाले, अब ये डी से निकालो या बी से निकालो, एक ही बात है, क्योंकि डी और बी जो है वो कनेक्टेड है। तो हमने डी से निकाले। डी से निकालना कंपलसरी नहीं है, आप सेम ब्रांच बी से भी निकाल सकते हैं। ये देखो ये हम बी से भी निकाल सकते हैं। डी से निकालने के बजाय आप उसको बी से निकाल सकते हैं। अगर आप डी से निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, अगर आप डी से निकालते हो तो। अगर आप सेम थिंग अगर आप बी से निकालते हो तो फिर इसको हम ऐसा बना सकते हैं। ये देखिए हम यहां बी से निकालते हैं, ये देखिए, और यहां पे कनेक्ट करेंगे बैटरी। इधर बैटरी लगी है 2 वोल्ट की प्लस माइनस, ये 2 वोल्ट की बैटरी। ये देखो सर्किट कुछ इस तरह से हमने रीड्रॉ करे। ये देखो ये हो गया कंप्लीट रीड्रॉ। ये देखो क्या था और हमने क्या बना दिए, इजी। ओके, इस तरह से था, हमने ऐसे बना दिए।
अब बताओ, अब सर्किट ये जो दिया है, क्या ये सॉल्व करना डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। यहां पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तीनों को पैरेलली सॉल्व करो, टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। वो टोटल रेजिस्टेंस का यूज करके ये V/R करो, करंट मिल जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलो अब यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू 1/, हम इसको ऐसा कहेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और यहां पे भी टोटल रेजिस्टेंस जो लिख रहे हैं वो ऐसा रहेगा फिर 1/RT ऐसा। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे 1/RT। फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हम यहां लिख लेंगे 1/RT इक्वल टू 1। सो देयरफॉर RT इनवर्स कर लो इसका, तो ये भी हो जाएगा 1। तो फाइनली हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। टोटल रेजिस्टेंस है 1 एम्पियर इज द टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसका यूज करके हम टोटल करंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे टोटल करंट IT इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है 2, टोटल रेजिस्टेंस है 1, सो टोटल करंट इज 2 एम्पियर। इसका मतलब ये है जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, जो 4 ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, देखो टोटल करंट हमें मिल गया 2 एम्पियर। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था टोटल करंट फ्लोइंग कितना है वो बताओ। क्वेश्चन में पूछा था फॉर द सर्किट शोन फाइंड द करंट I फ्लोइंग, ये करंट I टोटल करंट फाइंड आउट करना था, हमें मिला है 2 एम्पियर, यानी क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह से फाइनली ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था ये सर्किट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। जो स्टूडेंट को ये सर्किट रीड्रॉ करना आ गया, समझ लो वो इस तरह का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता है, चाहे कितना भी ट्विस्ट करके क्यों न दिया हो। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन में देखो एक सर्किट दिया है, बहुत ही बड़ा सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। और इसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है ऑल द रेजिस्टेंसेस इन फिगर आर 1 ओम ईच, द वैल्यू ऑफ करंट I इज ब्लैंक। 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है 1/15 एम्पियर, सेकंड है 2/15 एम्पियर, थर्ड है 4/15 एम्पियर एंड लास्ट है 8/15 एम्पियर। तो चलो देखते हैं इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन में जो ये डायग्राम दिया है, ये डायग्राम को देख के ही उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हमें ये नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं, इसको पहले स्किप करते हैं। इसको वो बोलते हैं, वो बोलते हैं हम इसको आखिरी में सॉल्व करेंगे, जबकि इसको आखिरी में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, बस सर्किट जो आपको दिया है आपको ध्यान से देखना है, सर्किट को कैसे आप रिड्यूस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आ चुका है, देखो 2 बार एग्जाम में आया था, गेट ई 1992 एग्जाम में आ चुका है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है पहले वो देखो। तो क्वेश्चन हमने यहां पढ़ा है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। करंट I की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क यहां पे वही है। करंट I का वैल्यू देखो, करंट I सर्किट में अगर प्रॉपर्ली चेक करेंगे, सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है जो हमें दिख रहे हैं, सीरीज पैरेलल कनेक्टेड है, और ये पूरे सर्किट के अक्रॉस का वोल्टेज है 1 वोल्ट। यहाँ पे बैटरी दी है, बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज है 1 वोल्ट, और ये बैटरी के वजह से, ये वोल्टेज सोर्स के वजह से कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। इट मींस हमें इनडायरेक्टली टोटल करंट फाइंड आउट करना है, IT, टोटल करंट IT फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले भी हमने कई वीडियोस में बताए थे कि टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए आप ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करो, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, बस ये करो। तो टोटल वोल्टेज तो हमें पता है, टोटल वोल्टेज है 1 वोल्ट। इट मींस हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज की जगह 1 लिख लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस हमें बस नहीं पता, तो क्या करो, ये पूरे सर्किट को सॉल्व करो, सीरीज पैरेलल जो भी आपको वे पता है उसके थ्रू सॉल्व करो, और टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। एक बार यहाँ पे पुटअप हो गया तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो जितने भी रेजिस्टेंसेस दिए हैं सभी का वैल्यू सेम है, देखो लिखा है 1 ओम, ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है।
1 ओहम अगर सभी का वैल्यू है, अब देखो कैसे सॉल्व होता है। वैसे इसमें आप इसको मैन्युअली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे सॉल्व होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हम आपको इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ रिड्यूस करा के बताएंगे, ताकि आपके अगर कुछ डाउट्स है तो वो सब आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। देखो इसको कैसे रिड्यूस करना। तो यहाँ पे राइट साइड में देखो, राइट साइड में आप देख सकते हैं ये 1 ओहम पैरेलल में है, यहाँ पे भी ये 1 पैरेलल में है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो वो सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये 1 को सॉल्व करो पैरेलली, ये 1 को सॉल्व करो पैरेलली, ये 1 को भी सॉल्व करो पैरेलली, और ये 1 को भी सॉल्व करो पैरेलली। अब 1 का पैरेलल का आंसर होता है 0.5। हमेशा ध्यान में रखो, दो सेम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल उसका हाफ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये 1 का पैरेलल उसका हाफ मतलब 0.5, यहाँ पे आएगा 0.5, यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे भी 0.5 और यहाँ पे भी 0.5। तो चलो एक नेक्स्ट सर्किट हम बनाएंगे, धीरे धीरे इसको रिड्यूस करके पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करके बता रहे। तो देखो कैसे ये सर्किट बन सकता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। देखो तो ये देखिए सर्किट आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कैसे बना दिया। ये 1 ओहम है, ये भी 1 ओहम है, ये भी 1 ओहम है। ठीक है, और ये भी 1 ओहम, ये सब 1 ओहम है। अब 0.5 कहाँ पे है देखो। ठीक है, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये मतलब इतना पार्ट जो है ये एज इट इज रखो, इतना पार्ट एज इट इज है। बाकी बस हमें फिलहाल इतना सॉल्व करना है। तो ये सभी का वैल्यू 0.5 आएगा। तो ये देखो, ये ऊपर के दो को पैरेलली सॉल्व किया तो 0.5 ओहम ये है, उसके नीचे के दो पैरेलली सॉल्व किए तो ये है 0.5 ओहम। ठीक है, उसके नीचे के दो पैरेलली सॉल्व किए तो ये है 0.5 ओहम, ये देखिए, और उसके नीचे पैरेलली सॉल्व करेंगे तो ये है 0.5 ओहम। तो ये देखिए सर्किट कुछ ऐसा बन सकता है। यहाँ पे इसको कनेक्ट करके यहाँ पे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए सर्किट ऐसा बना दिए, रिड्यूस हो गया। ठीक है, और इसको रिड्यूस करेंगे। देखो और इसको किस तरह से रिड्यूस करेंगे, सिंपल है, बस इसको स्टेप वाइज हम आपको रिड्यूस करके पूरा डिटेल में बता रहे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है। क्या सीरीज में है, तो ये देखो 1 और 0.5 सीरीज में है ना। यहाँ पे भी नीचे वाले इसमें 1 और 0.5 सीरीज में है। तो चलो इनको हम सीरीज करेंगे। सीरीज में आपको जस्ट ऐड करना होता है, तो ये हो जाएगा सब 1.5। तो चलो नेक्स्ट स्टेज हम फिर से ड्रॉ करेंगे अगर, तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। इधर का 1 ओहम ये एज इट इज, उसके बाद यहाँ से दो ब्रांचेस निकली, इधर में 1 ओहम और यहाँ पे भी 1 ओहम, ये इस तरह से। अब ये 1.5 1.5 1.5 1.5, तो ये देखिए ऐसा बनाएंगे हम। ये 1.5, उसके पैरेलल में एक और 1.5, ये 1.5, उसके पैरेलल में एक और 1.5। ये देखो इनको कनेक्ट करके यहाँ पे सर्किट आप ऐसे बना सकते हैं। धीरे धीरे सर्किट को रिड्यूस कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज 1.5 ओहम है। ये भी 1.5, ये भी 1.5, ठीक है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5। ओके, अब यहां तक आ गए, समझ गए आप लोग, यहां तक आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे और क्या है, तो आप देख सकते हैं 1.5 पैरेलल में है ना। ये दोनों 1.5 पैरेलल में है और ये भी दो 1.5 पैरेलल में है। तो 1.5 का पैरेलल उसका हाफ हो जाएगा। 1.5 का हाफ कितना, 0.75। तो ये भी 0.75 हो जाएगा, ये भी 0.75 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे। फार्मूला साइड में कर लेते हैं जिसका हमें आखिरी में यूज करना है। ठीक है, तो देखो ये कैसे रिड्यूस हो रहा है आगे। तो इसके बाद का स्टेज हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे। ये 1 ओहम, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये आएगा एक, ये देखिए इस तरह से सर्किट रिड्यूस हो रहा है। ये देखिए सर्किट कुछ ऐसा अब ये रिड्यूस हो चुका है। बहुत ही छोटा स्टेज बन जाएगा धीरे धीरे आगे चल के। ये देखो ये इधर का 1 ओहम ये है, ये 1 ओहम और ये 1 ओहम ये है। ये देखिए अब ये दोनों को पैरेलल में हमने क्या कहा है, 0.75 ओहम और ये भी 0.75 ओहम। ठीक है, देखो इसके बाद का स्टेज ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 0.75 और 1 ओहम दोनों सीरीज में है और ये भी दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद का स्टेज हम ये बनाएंगे। ये इधर का 1 ओहम, उसके बाद ये दोनों को सीरीज करने के बाद देखो ये हो जाएगा 1.75 ओहम, उसके नीचे ये भी 1.75 ओहम। ये देखिए सर्किट ऐसा बन रहा है। अब धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रहा है, ये देखिए, और ये 1 ओहम।
अब क्या होगा, अब ये 1.75 पैरेलल में है, तो अब इनको पैरेलली सॉल्व करना है, तो इसका हाफ करो, तो 1.75 का हाफ कितना, तो वो हो जाएगा 0.875। तो चलो इसके बाद का स्टेज हम इधर बनाते हैं, तो ये हम यहां बनाएंगे, ये देखिए अब ये लास्ट स्टेज यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 1 ओहम यहां एज इट इज, और ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किए तो ये 0.875 ओहम। अब ये 0.875 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1.875, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 1.875, क्योंकि आखिर में ये दोनों सीरीज रहेंगे 1 और 0.875 सीरीज हो जाएगा। सो 1.875 इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस RT that is 1.875 ओहम इज द टोटल रेजिस्टेंस। और याद करो ये हमने क्यों फाइंड आउट किए हैं, क्या फाइंड आउट करना था इसके थ्रू, हमने आपको क्या बताए थे स्टार्टिंग में, टोटल रेजिस्टेंस हमने इसलिए फाइंड आउट किए क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस का यूज करके हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है, हमें ये फार्मूले में पुट करना है। तो चलो अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे और इसमें टोटल करंट इसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा अब, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना है, इतनी जगह में आराम से ये हो जाएगा। सो टोटल करंट का फार्मूला हम यहाँ लिख लेंगे, टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल वोल्टेज है 1, टोटल रेजिस्टेंस है 1.875। अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो ये आएगा 0.5333, और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए तो ये हो जाएगा 8/15। अब चेक करो 8/15 ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें 8/15 लिखा है क्या? यस बिल्कुल, ऑप्शन 4 8/15, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 8/15 एम्पियर। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमें मिल गया, 8/15 एम्पियर इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ प्रूफ करा के दिए हैं कि या क्या वैल्यू, क्या रिजल्ट आएगा, और इस तरह से हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना और कैसे ये डिटेल में हमने आपको सॉल्व करके बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आपको ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है ये सब आपको रफली थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ओरली आप ऐसे सॉल्व करके डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरा डिटेल में बताना जरूरी होता है ताकि आप प्रिपरेशन कर पाए, तो इसलिए हमने ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। तो ये था आज के वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। एग्जाम में 3 टाइप के एग्जाम्स में आ चुका है, देखो यूपीएससी, IES, EE 2016 में आ चुका है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लाइटली लेते हैं और फिर भी इतना इजी होने के बाद भी एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती होती है। गलती नहीं होनी चाहिए। देखो हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है हाउ आर 500 ओहम रेजिस्टर्स कनेक्टेड सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओहम। 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 3 रेजिस्टर्स ऑफ 500 ओहम ईच इन पैरेलल, ऑप्शन बी 3 रेजिस्टर्स ऑफ 500 ओहम ईच इन सीरीज, option C 2 resistors of 500 ohm each in parallel, and option D 2 resistors of 500 ohm each in parallel and the combination in series with another 500 ohm resistors। तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझा के देते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और क्या फाइंड आउट करना है और किस तरह से सॉल्यूशन, उसको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे 500 ओहम के रेजिस्टेंसेस है। अब ये 500 ओहम के रेजिस्टेंसेस किस तरह से आप कनेक्ट करोगे, सीरीज में, पैरेलल में, कि ओनली सीरीज में या ओनली पैरेलल में, किस तरह से आप कनेक्ट करोगे ताकि टोटल रेजिस्टेंस 750 ओहम आ जाए। इसका मतलब ये जो 750 ओहम जो है वो क्या है, वो है टोटल रेजिस्टेंस RT। टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, टोटल रेजिस्टेंस इज 750 ओहम, ये कंफर्म है। और 750 ओहम टोटल रेजिस्टेंस लाने के लिए 500 ओहम के रेजिस्टेंसेस आप किस तरह से कनेक्ट करोगे, वो यहां पे पूछा है। चलो चारों ऑप्शंस में देखते हैं कि चारों जो दिए हैं कनेक्शंस, चारों में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग 750 ओहम का वैल्यू जो रिजल्ट है वो आता है कि नहीं। अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किए तो क्या 750 ओहम आएगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 500 ओहम ईच इन पैरेलल।
तो वो बोलता है कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में 500 ओहम के अगर कनेक्ट किए तो 750 ओहम आएगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो चलो देखते हैं क्या वो आएगा। अगर आपने ऑप्शन ए लिए और अगर आपने 3 रेजिस्टेंसेस अगर आपने पैरेलल में ले लिए, तीनों 500 ओहम के, देखो ये 500 ओहम, ये भी 500 ओहम और ये भी 500 ओहम, अगर तीनों को पैरेलली अगर आपने ले लिए तो क्या 750 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे पहली तो बात यह है कि आपको इसके पहले के भी वीडियोस में हमने बताए थे कि अगर 2 सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उसका हाफ हो जाता है। जैसे अगर 4 ओहम अगर दोनों पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओहम। अगर 10 अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओहम। अगर 100 ओहम पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 ओहम। हमेशा 2 सेम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल उसका हाफ हो जाता है। तो अगर आपको ये तीनों को पैरेलली सॉल्व करना है तो तीनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद आंसर 750 बिल्कुल नहीं आएगा। पहली तो बात ये है कि अगर आप ऊपर के 2 500 को अगर आप सॉल्व करोगे, ये दोनों 500 का हो जाएगा 250, और ये 250 और ये 500 को अगर आप पैरेलल करोगे तो 750 तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो है ही नहीं। चलो उसके बारे में अब सोचना नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, देखो सेकंड में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग 750 का आंसर आता है क्या? क्या लिखा है? 3 रेजिस्टर्स ऑफ 500 ओहम ईच इन सीरीज। इसके पहले लिखा था कि 3 रेजिस्टेंसेस 500 ओहम के पैरेलल में कनेक्ट करो, हमने चेक किए 750 नहीं आ रहा है। अब बोलता है कि 3 रेजिस्टेंसेस 500 ओहम के सीरीज में कनेक्ट करो, तो क्या सीरीज में 750 आएगा? चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सिंपल है चेक करना। तो देखो ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों 500 के, तो क्या 750 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सभी को ऐड करना पड़ता है। अगर आप सभी को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1500, 750 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। आगे चलते हैं, थर्ड में जो कनेक्शन दिया है उससे क्या 750 आएगा? तो लिखा है 2 रेजिस्टर्स ऑफ 500 ओहम ईच इन पैरेलल। यहां पे भी पैरेलल दिया है, ऑप्शन ए में भी पैरेलल था, लेकिन डिफरेंस ये है ऑप्शन ए में 3 500 ओहम के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे, इस बार 2 रेजिस्टेंसेस 500 ओहम के पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो क्या 2 रेजिस्टेंसेस 500 ओहम के कनेक्ट करने से पैरेलली क्या 750 आएगा? चलो सी को अगर हम यहां देखें, अगर हम इसका सर्किट अगर कनेक्शन अगर करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमने 500 ओहम ले लिए, ये भी 500 ओहम ले लिए, दोनों को पैरेलली कनेक्ट किए, क्या 750 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 सेम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल हमेशा हाफ हो जाता है। तो 500 का पैरेलल हाफ 250 ओहम हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। अब लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी करेक्ट है? चलो देखते हैं ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करके देखते हैं। तो लिखा है 2 रेजिस्टर्स ऑफ 500 ओहम ईच इन पैरेलल। 2 500 ओहम के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है एंड द कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद अनदर 500 ओहम। मतलब ये जो 2 पैरेलल में है वो कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ सीरीज में है। इसका मतलब ये है, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया है जहां तक, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन ए बी सी तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। तो देखो डी में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन अगर करें तो ये एक 500 ओहम का रेजिस्टेंस, ये दूसरा 500 ओहम का रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये 500 दोनों पैरेलली, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है तीसरे 500 के साथ। ये देखिए जो वहां पे स्टेटमेंट में दिया है वो, ये देखिए यहाँ पे ए और बी दे देंगे। ये देखिए जो स्टेटमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल में है और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। अब चेक करो क्या इसका रिजल्ट 750 आता है? यस, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है, हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का 2 सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो रिजल्ट हमेशा हाफ हो जाता है। तो इनका रिजल्ट हो जाएगा 250 जो कि हाफ रहेगा, मतलब इसके बाद का स्टेज ये रहेगा। तो ये देखिए सर्किट अगर हम कुछ ऐसा बनाएं, ये दोनों का हो गया 250 ओहम और वो 500 ओहम एज इट इज है, और ये दोनों अब सीरीज में है। अगर दोनों को सीरीज करोगे तो ऑब्वियसली दोनों को ऐड करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 750 ओहम। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी से हमें 750 ओहम मिल रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसके थ्रू हमें 750 ओहम का रिजल्ट मिल रहा है। और ये फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने आपको आंसर दे दिए। बताओ हमें इजी था ना? बिल्कुल इजी था, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट जो है इतना इजी क्वेश्चन होने के बाद भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस में जो दिया है वो कनेक्शन आप चाहे तो रफ में करके देख सकते हैं और आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको एक झटके में पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे 3 एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से करना चाहिए। ओके, आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ आर इन ओहम इज। देखो यहाँ पे सर्किट दिया है। सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ पे दिया नहीं है। ये आर का वैल्यू क्या होगा वो हमें पता करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 40। और ये एग्जाम में आ चुका है। देखो 2 टाइप के एग्जाम्स में आए हैं। गेट ईई 2004 एग्जाम में आ चुका है। आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी लाइटली ले नहीं सकते। चलो आपको बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे। चलो देखते हैं यहाँ पे आर का वैल्यू हमें क्या मिलता है। तो सर्किट को एक बार और समझ लेते हैं कि सर्किट बहुत ही सिंपल दिया है। 2 लूप यहाँ पे दिए हैं। वोल्टेज सोर्स है, 100 वोल्ट का वोल्टेज है। यहाँ पे 10 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं और ये जो रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट यहाँ ऑलरेडी गिवन है। 2 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। और अगर आपको यहां आर फाइंड आउट करना है तो आपको करंट डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। आपको करंट डिवीजन रूल पता होना चाहिए क्योंकि करंट यहां पे डिवाइड हुआ है ना। देखो करंट, देखो ये है वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज सोर्स के वजह से जो करंट फ्लो होगा वो ये है टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है। ये टोटल करंट यहां पे आके डिवाइड हो जा रहा है। कुछ जा रहा है इधर जो कि 2 एम्पियर है और कुछ जा रहा है इधर। इसका मतलब टोटल करंट यहां पे डिवाइड हो रहा है, यानी करंट डिवीजन रूल आपको यूज करना पड़ेगा। देखो इधर जो करंट जा रहा है, मान लो ये करंट I1 जो कि 2 एम्पियर है और यहां से जो करंट जा रहा है 10 ओम में से, इसको मान लो करंट I2। करंट यहां पे I1 I2, टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2। और हमें I1 का वैल्यू पता है 2 एम्पियर, तो हम यहाँ पे आसानी से करंट डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं। अगर करंट डिवीजन रूल यूज करना है तो करंट डिवीजन रूल का फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो उसके वजह से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो देखो हम अगर यहाँ लिखे बाय करंट डिवीजन रूल यानी बाय CDR, देखो हम फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यानी बाय करंट डिवीजन रूल CDR। तो अगर आपको टोटल अगर आपको ये I1 गिवन है जो कि 2 एम्पियर है, तो हम करंट डिवीजन रूल के लिए, देखो करंट डिवीजन रूल के थ्रू हम यहाँ पे I1 का इक्वेशन बना रहे। तो I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, पहले लिख लो। टोटल करंट यहाँ पे हमें नहीं पता, पहले टोटल करंट लिखना होता है। इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, तो I1 के लिए I2 वाला ब्रांच जो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 10 आएगा, ऊपर भी 10 आएगा, नीचे भी, प्लस ये I1 करंट अब जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट I1 या जो ब्रांच में फ्लो हो रहा है वहां पे R है, तो यहाँ पे R। ये देखिए ये करंट डिवीजन रूल का फार्मूला है I1 के लिए। I1 के लिए ये करंट डिवीजन रूल का फार्मूला है। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू हमें पता है 2, तो अगर हम यहाँ पे I1 के जगह 2 पुट करें तो यहाँ पे टोटल करंट IT अभी भी हमें नहीं पता, जो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 10/10 प्लस R, तो आप देख सकते हैं यहां से आपको R मिलने वाला है, यहां से आपको R मिलेगा, जो कि ये 4 में से कोई ना कोई एक उसमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर। लेकिन R फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे टोटल करंट IT पुटअप करना पड़ेगा। टोटल करंट IT का वैल्यू आपको पता है क्या, गिवन है क्या, नहीं दिया हुआ नहीं है। तो टोटल करंट IT हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो वो पहले फाइंड आउट करता है। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। आपको पता होगा टोटल करंट का फार्मूला, करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है V/R। तो अगर आपको टोटल करंट IT फाइंड आउट करना है तो टोटल वोल्टेज VT बाय टोटल रेजिस्टेंस RT, ऐसा करना होता है ना। तो टोटल वोल्टेज तो पता है, टोटल वोल्टेज है 100, टोटल वोल्टेज 100 है ना। एक मिनट, टोटल वोल्टेज अगर 100 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 100 लिखो। टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है क्या, नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो टोटल रेजिस्टेंस अब फाइंड आउट करो।
ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 और R दोनों पैरेलल में है और वो फिर ये 10 के साथ सीरीज में है। तो देखो हमारा सॉल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ से आप देख लो। आप टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना शुरू कर रहे हैं हम। देखो टोटल रेजिस्टेंस RT, जिसमें हम ऐसा लिखेंगे 10 + 10 पैरेलल टू R। देखिए ठीक है ना, ये 10 पैरेलल में है और वो ये 10 के साथ सीरीज में आएगा। तो हमने क्या लिखे 10, मतलब ये वाला 10 और ये प्लस रहेगा ये 10 और R के पैरेलल के साथ। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हमने लिखे, ओके। और अब यहाँ पे ये 10 और R पैरेलली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10 और R पैरेलली सॉल्व करेंगे, सो 10 × R डिवाइडेड बाय 10 + R। इट मीन्स R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 का फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो 10 × R डिवाइडेड बाय 10 + R। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 + 10R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, + 10R डिवाइडेड बाय, एक मिनट यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10 + R। तो ये हो जाएगा 100 + 20R डिवाइडेड बाय 10 + R। तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। ये R के फॉर्म में फाइंड आउट हुआ, जो भी यहाँ पे मिलने वाला है R के फॉर्म में ही मिलने वाला है। तो टोटल रेजिस्टेंस ये हमने फाइंड आउट किए। कैसे फाइंड आउट किए समझ में आया ना। यहाँ पे ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करके उसका जो भी आंसर आएगा वो हमने 10 में ऐड कर दिए। तो देखो 10 + 10 और R को पैरेलली सॉल्व करके जो भी आंसर है वो हमने 10 में ऐड कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ये आया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ये मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 10 + R, ओके। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये टोटल रेजिस्टेंस उठा के यहाँ पुट अप करो, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे सॉल्व होता है। टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किए, वो अब हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो देखो यहाँ पे पुट अप करने के बाद ये क्या होता है, तो टोटल करंट का फार्मूला हमने लिखे टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, टोटल वोल्टेज है 100 बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी ये हम यहाँ लिख लेंगे 100 + 20R डिवाइडेड बाय 10 + R। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे टोटल करंट इस तरह से फाइंड आउट किए हैं। टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस उठा के यहाँ लिखे। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 10 + R है उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे, इसको 10 + R को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, वो ऐसा होगा 100 × 10 + R, 100 × 10 + R डिवाइडेड बाय 100 + 20R। ये देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं। एग्जाम में तो आपको ये विद इन अ मिनट सॉल्व करना होता है, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में बता रहे। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 + R, सॉरी + 100R। एक काम करते हैं ना, यह मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं जब हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। टोटल करंट हमने फाइनली टोटल करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ये टोटल करंट जो हमें मिला है ये भी R के फॉर्म में मिला है। अब ये टोटल करंट हमने क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि करंट डिवीजन के फार्मूले में, करंट डिवीजन रूल के फार्मूले में हमें ये पुट करना है, इसलिए हमने इसको फाइंड आउट किए। तो चलो अब हम इसका यूज करेंगे और यहाँ पे पुट अप करेंगे। देखो ये फार्मूला हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, बाय करंट डिवीजन रूल, बाय करंट डिवीजन रूल ये करंट I1 = टोटल करंट, ठीक है। यहाँ जगह कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक ही सिंगल बोर्ड में ये सॉल्व हो जाए। तो देखो बाय करंट डिवीजन रूल ये बन रहा है इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल करंट का वैल्यू पुटअप करेंगे। टोटल करंट का वैल्यू क्या है, ये जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो यहाँ पे पुटअप कर लेंगे और देखो सॉल्व करेंगे। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे फिर से पुटअप करेंगे। देखो I1 का वैल्यू 2 है, टोटल करंट का वैल्यू ये है 100 10 + R, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 + 20R, ठीक है, और इनटू ये 10 डिवाइडेड बाय 10 + R। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है R। इसको सॉल्व करो, आपको R मिल जाएगा, 4 में से एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 + R कैंसिल हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या बचा है, 2 लेफ्ट हैंड साइड में, ये 100 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20R, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 40R इक्वल टू 1000, ठीक है। सो देयरफॉर 40R इक्वल टू 800, ठीक है ना, ये 200 उधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब ये 800 को 40 से डिवाइड करो तो हमें R मिल जाएगा। सो 800 बाय 40 करेंगे तो R कितना मिलेगा, 20 ओहम। सो फाइनली हमें R मिल गया। क्वेश्चन में जो R सर्किट में जो एक रेजिस्टेंस R का वैल्यू नहीं दिया था, वो R फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हमने R फाइंड आउट कर लिए। हमें रिजल्ट मिला है 20 ओहम। तो चेक करेंगे जो 4 ऑप्शन दिए थे क्या वो वहां पे दिया है, यस, ऑप्शन बी 20 दिया हुआ है। सो फाइनली ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन बी 20 ओहम इज द वैल्यू ऑफ R, ठीक है, जो सर्किट में हमें यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कहा था। और इस तरह से फाइनली हमने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन कैसे हमने फाइंड आउट किए R, ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सर्किट जहां पे दिए हैं आपको सॉल्व करके वैरायटी ऑफ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि इसकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आ चुका है, 2 टाइप के एग्जाम में आया था। गेट ईई 2005 एग्जाम में आ चुका है, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली ले नहीं सकते। इसके पहले भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किए थे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 था, वो भी आपको स्टडी करना चाहिए। इसी से मिलता जुलता था, थोड़ा सा डिफरेंस था बस, ठीक है। यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ R इज। तो आप देख सकते हैं सर्किट दिया है, सर्किट में यहां पे R एब्सेंट है। देखो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पे एब्सेंट है, ये वैल्यू हमें पता करना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दैट इज 2.5 ओहम, ऑप्शन बी 5.0 ओहम, ऑप्शन सी 7.5 ओहम एंड ऑप्शन डी 10.0 ओहम। तो चलो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ये 4 में से कौन सा ऑब्जेक्टिव यहां पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है वो हम बताएंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए ताकि अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन फेस करना पड़े तो वो आपको आ जाए, ठीक है। तो देखो यहां पे सर्किट में अगर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे, सर्किट में देखो यहां पे 2 लूप दिए हैं और यहां पे पूरे सर्किट के अक्रॉस का वोल्टेज है 100 वोल्ट और ये वोल्टेज के वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां पे दिया है 8 एम्पियर। इट मींस टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वो भी पता है और यहां पे R का वैल्यू एब्सेंट है। इधर में जो 2 ब्रांचेस है, दोनों ब्रांचेस में जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओहम और ये दोनों पैरेलली है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे यहां पे R फाइंड आउट करेंगे, पता करेंगे। तो देखो काफी सिंपल है, ठीक है, पूरा डिटेल में बता रहे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम द सर्किट हमें यह समझ में आता है टोटल वोल्टेज इज 100 वोल्ट, टोटल करंट इज 8 एम्पियर, ठीक है, ये दिया है। और टोटल रेजिस्टेंस हमें अभी फिलहाल नहीं पता। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं तो फिर हम टोटल करंट का फार्मूला अप्लाई करके यानी ओम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करके आसानी से ये R फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चलो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर टोटल रेजिस्टेंस मिल गया तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, R का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर्किट की अगर बात करें तो सर्किट में जैसा हमने बताया है ये दोनों 10-10 पैरेलल में है, तो ये दोनों का पैरेलली सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा 5 ओहम। क्योंकि इसके पहले के भी वीडियोस में हमने आपको बताए थे, हमेशा ध्यान में रखो कि 2 सेम रेजिस्टेंसेस जब पैरेलली होते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा उसका हाफ हो जाता है। 10-10 पैरेलली है तो उसका रिजल्ट उसका हाफ दैट इज 5 ओहम हो जाएगा। और ये दोनों पैरेलली सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट बनेगा वो ये R के साथ सीरीज में आएगा। देखो सर्किट की अगर बात करें, ठीक है, देखो सर्किट आपको यहाँ पे सर्किट भी ड्रॉ करा के बताएंगे ताकि आपको कोई भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सर्किट कुछ ऐसा दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे 10-10 पैरेलली है तो हमने आपको क्या कहा, ये दोनों पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसके बाद जो है 5 ओहम आएगा तो सर्किट क्या बनेगा, तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा जिसमें हम यहाँ लिख सकते हैं ये 5 ओहम है, ठीक है, और ये R के साथ सीरीज में आएगा। देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल रेजिस्टेंस RT में हम ऐसा लिखेंगे 10 इट इज इन पैरेलल विथ 10 एंड दिस कॉम्बिनेशन, एक मिनट, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विथ R, ठीक है,
ये 10-10 पैरेलल में है और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो R के साथ सीरीज में है। तो ये देखिए लिखे 10 पैरेलल टू 10 एंड दिस इज इन सीरीज विथ R। तो देखिए सर्किट इसके बाद कुछ ऐसा बनेगा। ये सर्किट गिवन है क्वेश्चन में और इसके बाद सॉल्यूशन में हम ऐसा सर्किट आपको बता रहे हैं। तो ये 10-10 को पैरेलली सॉल्व करने के बाद 5 आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे 10-10 को पैरेलली? 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 करेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 ऐसा किए हैं। तो ये हो गया 5 प्लस R। तो फाइनली टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? तो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 5 प्लस R ओहम। ये है टोटल रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ R। और अब हम चलो ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे और हमें करंट पता है, टोटल वोल्टेज पता है, आसानी से अब ये R फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ हम यहां लिख लेंगे टोटल करंट का फार्मूला बाय यूजिंग ओम्स लॉ, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल करंट क्या है? वो है 8। टोटल वोल्टेज क्या है? ये है 100 एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या है? ये है 5 प्लस R या फिर R प्लस 5 एक ही बात है। ठीक है, ये देखिए बस अब यहाँ पे आपको R मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो देखो इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हो जाएगा 40 प्लस 8R इक्वल टू 100, है ना। बस ये 40 को उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 8R इक्वल टू 100 माइनस 40 करेंगे तो ये आएगा 60। 60 को 8 से डिवाइड करो तो हमें R का वैल्यू मिल जाएगा। तो R का वैल्यू आएगा 7.5 ओहम। सो फाइनली हमें R मिल चुका है। जो क्वेश्चन में R यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था कि सर्किट में R क्या है वो बताओ, तो R का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 7.5 ओहम। इसका मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको दे दिए पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन कैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया है ये आपको समझ में आया होगा। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको स्टडी करना चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट होता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम ये जल्दी से सॉल्व हो जाए। ये तो हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता। ये आपको जो भी है ये आपको रफली सॉल्व करके विद इन कुछ 1 मिनट या ये तो ज्यादा नहीं, हार्डली 30 या 40 सेकंड में ये आप इसको पता करके आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतना ही। ये हमने आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी BSNL 2006 एग्जाम में आ चुका है। आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ले नहीं सकते। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 ओहम ईच are connected in delta. The resistance between any two pair of terminals of the delta will be. 4 options है। ऑप्शन A 5 ओहम, ऑप्शन B 5/3 ओहम, ऑप्शन C 10/3 ओहम, ऑप्शन D 3/5 ओहम। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। पूरा डिटेल में हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए ताकि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन की अगर बात करें सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन इतना सिंपल होने के बाद भी कई स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं और आसान सा क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दे देते हैं। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालना हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस। 3 रेजिस्टेंसेस है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो क्या है दिया है 5 ओहम। 5 ओहम के 3 रेजिस्टेंसेस है और लिखा है आर कनेक्टेड इन डेल्टा। ये तीनों की तीनों जो रेजिस्टेंसेस है वो डेल्टा कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर हम डायग्राम अगर कुछ बनाए तो ऐसा हो सकता है। ये देखो डेल्टा हम यहां बना रहे, तो देखो 5 ओहम, तीनों 5 ओहम की है। तो ये देखिए सर्किट यहां पे डायग्राम अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा, ये 5 ओहम के 3 रेजिस्टेंसेस हमने ले लिए और तीनों का यूज करके तीनों से हमने क्या बना दिए, डेल्टा बना दिए। ये है नोड ए, ये नोड बी और ये है नोड सी। ओके, ये तो हमने बना दिए। लेकिन अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो दिया था गिवन, उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिए। लेकिन अब फाइंड आउट क्या करना है वही सबसे इंपॉर्टेंट है और असली गलती वहीं पे होती है। देखो गलती कहां होने वाली है, देखो बता रहे। क्वेश्चन में लिखा है द रेजिस्टेंस बिटवीन, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
एनी टू, ये एनी टू जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी टू, ये तो पता है कि ये डेल्टा है और ये डेल्टा के 3 टर्मिनल्स है ना, इधर एंड ए, इधर एंड बी, इधर एंड सी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला है कि रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स, मतलब कोई भी 2 टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस। अब कई स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये डेल्टा स्टार के फार्मूले से सॉल्व होगा। कई स्टूडेंट्स इसमें डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं और कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पे आपको डेल्टा टू स्टार का फार्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने क्या है बता दिए, एनी टू। यहां पे 3 टर्मिनल है, 3 में से कोई भी 2 टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर एनी 2 टर्मिनल के बीच में निकालना है तो थर्ड जो टर्मिनल है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे या तो आप ए बी टर्मिनल कंसीडर करो, या तो बी सी कंसीडर करो, या तो ए सी कंसीडर करो, चॉइस आपकी है। चलो हम यहां पे बी सी टर्मिनल कंसीडर करते हैं। अगर हम बी सी टर्मिनल कंसीडर करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल बी सी इज क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो एनी 2 बोला है ना, इसलिए हमने 3 में से कोई भी 2 ले लिए। हमने बीसी टर्मिनल के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हम इनडायरेक्टली वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहां पे आपको बस क्या करना है, जैसा हमने कहा 3 में से 2 टर्मिनल आपने ले लिए तो एक को इग्नोर करो। तो चलो हम ए टर्मिनल को हम यहां से रिमूव कर लेते हैं, हमने उसको इग्नोर किए। इग्नोर करने का फायदा क्या होगा पता है, इग्नोर करने का फायदा यह होगा कि यहां पे ऊपर से ये दोनों 5 ओहम क्या हो जाएंगे, अब सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि इधर का टर्मिनल तो हमने इग्नोर किया ना, वहां पे अब कोई भी नोड नहीं है, ये समझ लो, है ना। तो ये ऊपर से क्या हो गए, दोनों सीरीज में हो गए, तो 5 ओहम सीरीज में हो जाएंगे। और सीरीज में अगर हो गए तो सर्किट क्या बनेगा, तो देखो सर्किट हम इसके बाद का ऐसा बना देते हैं। ये देखिए 5 ओहम हो गया 10 ओहम सीरीज में, और नीचे BC एज इट इज है और उसके बीच में 5 ओहम है। तो ये देखिए यहां पे C है और यहां पे B है। ये देखिए इसके बाद का स्टेज ये बनेगा जहां पे 5 को सीरीज कर लिए 10 हो गया, और अब BC के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो 10 और 5 को पैरेलली सॉल्व करो, और ये दोनों पैरेलल में है ना, क्योंकि आप BC के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 10 और 5 पैरेलल में है। तो अगर आप 10 और 5 को पैरेलली सॉल्व करेंगे सो 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, यानी जैसे आपको पता है 2 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का फार्मूला यूज होता है। तो ये R1 है, ये R2 है, सो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 50/15। इसका मतलब ये हो जाएगा 10/3। अब चेक करो ये 10/3 हमारे 4 ऑप्शंस में से कहीं है क्या? यस, बिल्कुल ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 10/3। द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स ऑफ द डेल्टा विल बी 10/3 ओहम। और इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन आपको बता दिए। BSNL 2006 एग्जाम का ये क्वेश्चन था। इतना इजी होने के बाद भी कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं। गलती कहाँ होती है हमने आपको बता दिए। बस ये वो वर्ड्स को ध्यान, इसके तरफ वो ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि ये डेल्टा टू स्टार का प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और वो वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना है जो वर्ड्स की वजह से ये प्रॉब्लम में ट्विस्ट आता है। तो ये वर्ड्स ये है, देखो एनी 2 टर्मिनल के बीच में फाइंड आउट करना है। 2 टर्मिनल अगर लेंगे तो तीसरे को इग्नोर करना पड़ेगा। ये आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए और आसानी से आप ये इसका सॉल्यूशन एग्जाम में आप दे पाओगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने आपको बताया है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप करते हुए चलेंगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप आसानी से बना लोगे। तो ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आ चुका है। 3 टाइप के एग्जाम्स में है, यूपीएससी,
IES EE 2017 में एग्जाम में आ चुका है। और क्वेश्चन देखो 3 टाइप के एग्जाम्स में है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हम आपको बताएंगे वो भी बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम आपको पहले बताएंगे और फिर उसका आंसर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 80 ओम रजिस्टर इन द फिगर। तो आप देख सकते हैं यहां पे सर्किट दिया है, ये सर्किट में एक 80 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है और कनेक्टेड अक्रॉस 25 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज यहां पे दिया है। और क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो 80 ओम का रेजिस्टेंस है, 80 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप यानी ही वोल्टेज ड्रॉप। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे क्या है, वर्ड यहां पे वही तो है इंपॉर्टेंट, यहां पे लिखा है ना पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड लिखा है, पोटेंशियल ड्रॉप यानी इनडायरेक्टली वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि वोल्टेज को ही पोटेंशियल कहते हैं। ये बात ध्यान में रखो, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप उनको लगता है कुछ अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। पोटेंशियल ड्रॉप यानी ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 80 ओम। 80 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ये 80 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज आपको इनडायरेक्टली फाइंड आउट करना है। ये 80 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज, अब जाहिर सी बात है ये दोनों सीरीज में है, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो होता है, एक ही करंट फ्लो होता है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। जो यहां से बैटरी के वजह से जो टोटल करंट यहां से फ्लो होगा, वो करंट जो है वो 80 ओम में से भी फ्लो होगा, 20 ओम में से भी फ्लो होगा। भले ही दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन दोनों सीरीज में है तो दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अलग अलग रहेगा। 80 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज हम ले लेंगे V1 और 20 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा V2। हमें 20 ओम के अक्रॉस के वोल्टेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ 80 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज V1 क्या है वो हमें बस पता करना है, वोल्टेज ड्रॉप यानी ही पोटेंशियल ड्रॉप जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 20 वोल्ट, ऑप्शन बी 15 वोल्ट, ऑप्शन सी 10 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 5 वोल्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो चलो फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्ट आंसर अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले तो आपको यहां पे V1 देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है ना, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको 80 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है V1, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है I इंटू R। अगर आपको 80 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो 80 ओम में से फ्लो होने वाला करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो करंट का वैल्यू इनटू R, R यानी खुद 80, मतलब अगर आप I इंटू R यानी 80 कर लेंगे तो आपको आसानी से V1 का वैल्यू मिल जाएगा। अब चलो ये 80 ओम में से फ्लो होने वाला करंट I फाइंड आउट करेंगे। आपको इसमें से फ्लो होने वाला करंट I पता है क्या, नहीं पता, तो करंट I फाइंड आउट करना सिंपल है। अगर आपको करंट I फाइंड आउट करना है तो ये एक्चुअली टोटल करंट है, पूरे सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट जो है वही करंट 80 ओम में से फ्लो हो रहा है, तो आपको इनडायरेक्टली टोटल करंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल करंट 80 ओम में से फ्लो हो रहा है, तो चलो हम यहाँ पे पहले टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करने से आपको टोटल करंट मिलता है। टोटल वोल्टेज तो हमें पता है 25, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेप रहेगी ये टोटल रेजिस्टेंस की। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो जैसा हमने कहा ये दोनों सीरीज में है, सो 80 और 20 का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 100। तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल रेजिस्टेंस इज 80 प्लस 20 दैट इज 100 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये 100 यहाँ पे पुट अप करो, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 25 बाय 100, तो ये हो जाएगा टोटल करंट। हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल करंट हो जाएगा दैट इज 0.25 एम्पियर। तो फाइनली टोटल करंट IT हमें पता चल गया, यही टोटल करंट जो है फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल करंट। अब ये टोटल करंट का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो, ये V1 वाले फार्मूले में जो हमने आपको बताया, V1 80 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, करंट फ्लोइंग थ्रू 80 यानी IT इंटू R दैट इज 0.25 इंटू R करेंगे, दैट इज 0.25 इंटू 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। तो फाइनली V1 यानी वोल्टेज अक्रॉस 80 ओम रेजिस्टेंस कितना है, तो 80 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है 20 वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। इसका मतलब ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 20 वोल्ट,
ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली बिकॉज ये दो वर्ड्स की वजह से कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है पोटेंशियल ड्रॉप अलग होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन फिर से अगर रिपीट होता है तो आपको सोच समझ के सॉल्व करना है। पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए करंट फाइंड आउट करो फ्लोइंग थ्रू दैट। एक बार आपको करंट मिल गया तो आपको आसानी से वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ फाइंड आउट किए। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 20 वोल्ट। और इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे हमने स्टडी कर लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एग्जाम में आ चुका है, दो टाइप के एग्जाम में है, गेट ईई 1999 एग्जाम में है। क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स इट कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 18 वैट। व्हेन द सेम R is connected to a voltage source having the same magnitude as the current source, the power absorbed by R is 4.5 watt. The magnitude of current source and value of R are option A root 18 ampere and 1 ohm, option B 3 ampere and 2 ohm, option C 1 ampere and 18 ohm, option D 6 ampere and 0.5 ohm। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं। वैसे बताना चाहेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो, कहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आपको समझना है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे रजिस्टर आर है कनेक्टेड, पहले करंट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, फिर वो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। क्वेश्चन में लिखा है रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स। डायग्राम वगैरह कुछ दिया नहीं है, चलो डायग्रामेटिकली आपको बताएंगे समझा के, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब यहां पे दो सर्किट है। पहला सर्किट रजिस्टर करंट सोर्स के साथ कनेक्शन में है। इसका मतलब अगर हम यहां दो सर्किट अगर बनाए, ये देखो ये हमने एक करंट सोर्स लिए, करंट का डायरेक्शन इसके अंदर ले लिए, करंट सोर्स में करंट का वैल्यू आए हमें नहीं पता, और ये रजिस्टर के अक्रॉस ये करंट सोर्स है, ये रजिस्टर आर ऐसा है, ठीक है। और एक और हम सर्किट बनाएंगे। आगे बोला है व्हेन द सेम आर यानी व्हेन द सेम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। तो अब हमने वोल्टेज सोर्स लिया, तो ये हम ले रहे वोल्टेज सोर्स, और फिर से वही रजिस्टर हम ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। यहां लिख लेंगे प्लस माइनस V, और ये है R। अब ये दोनों कनेक्शन में, पहले कनेक्शन में जब रजिस्टर करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया है तो ये रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, ये रजिस्टर के अक्रॉस का पावर कितना है, तो पावर है यहां पे 18 वैट, ठीक है। और दूसरे में जब यही रजिस्टर वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया है तो ये रजिस्टर के अक्रॉस का पावर है 4.5 वैट। जो क्वेश्चन में लिखा है वही हमने यहां डायग्रामेटिकली बताया है, ठीक है। डायग्रामेटिकली इसलिए बता रहे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए डिटेल में। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। दोनों डायग्राम्स कैसे ड्रॉ किए समझ में आया ना, सिंपल है। अब देखो यहां पे सॉल्यूशन कैसे निकालना, और यहां पे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है, कौन से वर्ड्स की तरफ आपको ध्यान देना है एग्जाम में, वो भी आपको बताएंगे। तो दोनों कंडीशंस में पावर दिए हैं, पहले कंडीशन में भी पावर दिया है, दूसरे कंडीशन में भी पावर दिया है। अब पावर का फार्मूला जो है हम उसका यूज करेंगे, पावर का फार्मूला I²R। पहली कंडीशन में अगर पावर का फार्मूला यूज करें, पावर P इक्वल टू I²R। यहां पे I का वैल्यू नहीं पता, R का वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन पावर P का वैल्यू पता है, तो हम यहां लिख लेंगे 18 इक्वल टू I²R। बस, इसको और कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, ये यहीं पे स्टॉप करो फिलहाल, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा, ठीक है। चलो यहां पे पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पावर का फार्मूला, पावर P इक्वल टू फार्मूला तो वही रहता है I²R। पावर क्या है यहां पे 4.5 वैट इक्वल टू I²। अब यहां पे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो होगा, है ना। यहां पे करंट I फ्लो होगा, और करंट I
के फॉर्म में करंट आई अगर फ्लो हो रहा है तो ये करंट आई है, ये देखो ये वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट आई फ्लो हो रहा है, ये वही करंट आई है, आई स्क्वायर आर। अब करंट आई यानी क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट आई यानी वी बाय आर, तो ये आई स्क्वायर है यानी वी बाय आर का होल स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है, ओके। करंट आई यानी वी बाय आर का होल स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर है ना इसलिए वी बाय आर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहां पे क्या होगा, ये होगा वी स्क्वायर बाय आर, लेफ्ट हैंड साइड में 4.5, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे आर आर कैंसिल हो गया, यहां पे आर है और ये आर एक कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा वी स्क्वायर बाय आर। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4.5 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वी स्क्वायर बाय आर की जगह क्या हम आई स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी है, देखो जो वर्ड्स की तरफ ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, अब उसकी बात हम करेंगे। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है, कहां लिखा है, ये देखो, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द करंट सोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, वोल्टेज सोर्स, ये देखो वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द करंट सोर्स, मतलब यह है कि वोल्टेज सोर्स का वैल्यू उतना ही है जितना करंट सोर्स का वैल्यू था। पहले कंडीशन में जो करंट सोर्स का वैल्यू था वही वोल्टेज सोर्स का वैल्यू सेकंड कंडीशन में है। इसका मतलब V और I सेम है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, V और I सेम है। जितना करंट सोर्स का वैल्यू होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो करंट सोर्स का वैल्यू अगर 10 एम्पियर था, करंट सोर्स का वैल्यू मान लो, एग्जांपल, अगर मान लो करंट सोर्स का वैल्यू 10 एम्पियर था तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू 10 वोल्ट है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 10 10, 20 20, 30 30, ऐसा बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पे वही, इसका मतलब V और I सेम है, तो हमने देखो क्या किए, V स्क्वायर के जगह I स्क्वायर ऐसा लिख दिए, सिंस V इज इक्वल टू I अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, तो ये जो अब मिला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, चलेगा। अब हमने दोनों कंडीशंस यहां पे अप्लाई कर लिए हैं जो क्वेश्चन में दिया था। पहली कंडीशन, पहला कनेक्शन ये, दूसरा कनेक्शन ये, दोनों कंडीशंस हमने यहां आपको बता दिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट सोर्स का वैल्यू क्या है और आर का वैल्यू क्या है। देखो लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सोर्स एंड आर क्या है वो हमें पता करना है। तो बस आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो ना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड, देखो लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड, तो 18 इंटू 4.5 इक्वल टू, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड 18 और इसका लेफ्ट हैंड साइड 4.5, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड करेंगे तो आई स्क्वायर आर इंटू आई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहां पे आर आर कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर आई टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहां लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 81, ठीक है। सो देयरफॉर यहां पे आई अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये 4√81, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहां पे 3 एम्पियर, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। करंट आई हमें मिल गया, 4√81 कितना होता है, 3 होता है। तो करंट आई, करंट सोर्स का वैल्यू हमें पता चल गया, करंट सोर्स का वैल्यू है 3 एम्पियर कंफर्म, ठीक है। करंट सोर्स और आर का वैल्यू पता करना था, तो करंट सोर्स का वैल्यू दैट इज 3 एम्पियर है। अब बस हमें आर पता करना है, तो ये करंट सोर्स का जो वैल्यू आपने करंट आई 3 एम्पियर फाइंड आउट किए, वो 3 एम्पियर या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, चॉइस आपकी है। चलो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुटअप करेंगे। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करोगे तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 18, राइट हैंड साइड में आई स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू आर, सो देयरफॉर आर इक्वल टू 18/3 स्क्वायर यानी 9, सो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना, ये 2 ओहम। सो फाइनली आर हमें मिल गया 2 ओहम। आर कितना मिला, 2 ओहम। और आर अगर 2 ओहम है, आर हमें मिला है 2 ओहम और आई का वैल्यू मिला है 3 एम्पियर, तो ये
कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है? देखो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस बताए हैं उसमें ऑप्शन बी में है। देखो ऑप्शन बी है लिखा, करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड 3 एम्पियर एंड आर का वैल्यू 2 ओहम। ये देखो 3 एम्पियर जो हमने यहाँ सॉल्व करा के बताया आपको, और ये 2 ओहम, ये देखिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालना, कैसे करेक्ट आंसर निकालना, ये हमने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में अब ये फिर से अगर रिपीट होता है तो क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है। क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन दी है क्या वो चेक करना है, क्योंकि ये कंडीशन के बिना सॉल्व नहीं होता। ये कंडीशन दिए है इसलिए हमने यहाँ वी के जगह आए रखे। कंडीशन अगर हमने यूज नहीं करेंगे तो फिर ये सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसी क्वेश्चन में कंडीशन कहाँ पे लिखे है वो चेक करना, वो कंडीशन प्रॉपरली अप्लाई करना, देन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 3 एम्पियर एंड 2 ओहम। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 10 स्टडी करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आ चुका है, 3 टाइप के एग्जाम्स में है, यूपीएससी, आईईएस, ईई 1995 में। तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ले नहीं सकते, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में रिपीट होता है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन में लिखा है, अ वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम इज इक्विवेलेंट टू अ करंट सोर्स ऑफ, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 50 ओहम, ऑप्शन बी 2 एम्पियर विथ 50 ओहम इन सीरीज, ऑप्शन सी 0.5 एम्पियर इन पैरेलल विथ 50 ओहम, ऑप्शन डी 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 100 ओहम। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है तो सर्किट पहले ड्रॉ करके देखो, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन आप आसानी से निकाल लोगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग सर्किट क्या बनेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, अब वोल्टेज सोर्स है हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम। वोल्टेज सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ओहम का, और सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स है। ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स मतलब जो आउटपुट टर्मिनल्स है वो ओपन है, मतलब अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। देखो सर्किट ही तो इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, ये हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले लेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स। देखो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल्स या फिर एंड टर्मिनल्स ओपन है, ओके। और ये है वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स विथ 50 ओहम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनेगा, ये सर्किट बनेगा, बस इतना। अब ये जो 50 ओहम है वो क्या है, 50 ओहम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आप वो सर्किट में बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप ये सर्किट में बाहर निकालते हैं तो आप सर्किट में वो कुछ ऐसा बना सकते हैं, या तो 50 ओहम ऊपर लगाओ या तो 50 ओहम जो है वो वोल्टेज सोर्स के नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो यहाँ पे ए बी, ये 50 ओहम का रेजिस्टेंस, ये प्लस माइनस 100 वोल्ट, आप ये सर्किट को ऐसा बनाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो हमने पार्ट अंडरलाइन किया है उसका सर्किट आप ये भी बोल सकते हैं या आप ये भी बोल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो आगे का वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इज इक्विवेलेंट टू। अब ये जो सर्किट है ये इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू, ये सर्किट किसके बराबर है, तो ये सर्किट इज इक्विवेलेंट टू करंट सोर्स ऑफ। देखो ये जो ऑफ वर्ड है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये सर्किट कोई दूसरे सर्किट के बराबर है, और वो जो दूसरे सर्किट में क्या होना चाहिए, तो दूसरे सर्किट में करंट सोर्स के साथ साथ ये 4 में से एक ऑप्शन होना चाहिए। मतलब ये जो सर्किट है एक दूसरे सर्किट के बराबर है, जिसमें ये जो दूसरा सर्किट यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ना इसमें करंट सोर्स तो है कंफर्म। अब ये करंट सोर्स के साथ कॉम्बिनेशन में क्या है, तो ये 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो वो हमें वहां पे चूज करना है। तो
तो कैसे चूज करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कई बार आपने ये स्टडी किए होंगे कि पर्टिकुलर एक सोर्स को दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक सर्किट को दूसरे तरह से आप ट्रांसफॉर्म करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, ये सर्किट में वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। तो अगर आप ये सर्किट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का यूज करके अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या बनेगा, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब ये है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करें तो कुछ ऐसा कन्वर्ट हो सकता है। ये देखिए, इधर एंड ए इधर एंड बी। रूल ये कहता है कि अगर सर्किट ऐसा हो, सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और करंट सोर्स में कन्वर्ट करते समय करंट का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो करंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करो। करंट I इक्वल टू V बाय आर। यहाँ पे वोल्टेज कितना है 100, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 50, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब कंफर्म है कि जब ये वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस को यानी ये VR सर्किट को जब आप IR सर्किट में कन्वर्ट करने जाओगे तो यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो करंट सोर्स में करंट का वैल्यू रहेगा 2 एम्पियर। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो करंट का डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा। इसमें प्लस ऊपर है तो करंट का डायरेक्शन ऊपर रहेगा। और रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस आपने यूज किए वही रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में आपको लगाना है। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि आप ये सर्किट को ऐसा बना सकते हैं, या उल्टा बोलो आप ये सर्किट को ऐसा बना सकते हैं बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्किट क्या है, ये दोनों सर्किट इक्वल है, या फिर ऐसा बोलो ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये कॉम्बिनेशन किसके साथ इक्विवेलेंट सर्किट बनाता है, तो ये कॉम्बिनेशन ये सर्किट के साथ इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनाता है। अब ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, पैरेलल में 50 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ढूंढो यहाँ पे 4 में से कौन सा ऑप्शन में ये चीज लिखी है, तो ये लिखा है ऑप्शन ए में। देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लियर कट 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 50 ओहम। देखो 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 50 ओहम। ये हमने आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन आपको रीजन के साथ बता दिए। आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिए है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।